Assalamu alaikum everybody. So today we are going to discuss in lecture 5. The first thing we have to discuss is dose response relationship. अब dose response relationship में क्या होता है कि ये अगर आपका एक फिगर है, अभी हम फार्माकोडायनामिक्स में ही देख रहे हैं कि आप जितनी डोज आप दे रहे हैं उससे आपका जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही ज़्यादा हो रहा है। अब जो रिस्पॉन्स होता है वो ड्रग रिसेप्टर का जब इंट्रैक्शन होता है तब आता है, और ये जो इंट्रैक्शन है वो ओबे करता है लॉ ऑफ मास एक्शन को, जिससे ये इक्वेशन आपके सामने डिराइव होकर आती है। जो आपका इफेक्ट है वो आपका मैक्सिमम इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन जो है वो जो ड्रग की, और डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट और प्लस ड्रग की मोलर कंसंट्रेशन। देन नेक्स्ट है थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो में क्या होता है कि आपका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व है, पहले अब्जॉर्प्शन हो रही है, देन पीक कंसंट्रेशन आ रही है, देन फिर एलिमिनेशन स्टार्ट हो रही है। इसमें एक टर्म है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मींस कि वो कंसंट्रेशन जहाँ पे आपका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इस वाले हिस्से में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जब वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे रीच आउट करेगी आपकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर, तब इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। और जो पीक कंसंट्रेशन है उसको हम मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहते हैं, और उस तक रीच करने तक का जो टाइम होता है वो टाइम होता है फॉर पीक कंसंट्रेशन। और एक टर्म है आपकी मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, जो कि इससे ऊपर आपके टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। तो मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इन दोनों के दरमियान का जो रेंज है उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। इसमें ही आगे थेराप्यूटिक इंडेक्स एक टर्म आती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स में क्या होता है कि जो आपकी मीडियन लीथल डोज है डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज, LD50 का मतलब क्या है, मीडियन लीथल डोज कि 50% पॉपुलेशन के अंदर उतनी डोज कॉज करे डेथ को, तो उसको हम कहते हैं इसकी मीडियन लीथल डोज है। और मीडियन इफेक्टिव डोज का मतलब ये है कि 50% पॉपुलेशन के अंदर वो ड्रग उस डोज के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो इनकी जो डिवीजन है उससे हमें थेराप्यूटिक इंडेक्स मिलता है। नेक्स्ट पे है ड्रग पोटेंसी एंड एफिकेसी। पोटेंसी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ ड्रग जो नीडेड होती है फॉर सर्टेन रिस्पॉन्स के लिए। एग्जाम्पल मॉर्फिन है, उसकी 10 mg डोज से आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। लेकिन जो पैथिडीन है इसकी आपको 100 mg की जो डोज है वो नीडेड होती है फॉर दी एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो सेम इफेक्ट लाने के लिए, एक सर्टेन रिस्पॉन्स लाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग यूज़ होती है। मॉर्फिन की 10 mg यूज़ हो रही है और पैथिडीन की 100, तो मॉर्फिन की कम डोज में ही आपको वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। इट मीन्स कि ये मोर पोटेंट है पैथिडीन से। और कितने टाइम्स मोर पोटेंट है, इसकी आपको 100 mg चाहिए पैथिडीन की, मॉर्फिन की 10 mg चाहिए,
तो 10 टाइम्स जो है वो मोर पोटेंट है मॉर्फिन पैथिडीन से। और एफिकेसी क्या होती है कि एबिलिटी कितनी है उसकी ड्रग की, या आप कह लो डिग्री टू विच एक अफेक्ट जो है वो ड्रग प्रोड्यूस करती है, कितनी एबिलिटी है उसकी एक सर्टेन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की, या किस डिग्री तक का वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह मॉर्फिन से जो आपको एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है वो पेन को इतना काम करता है कि एस्पिरिन उतना काम नहीं कर सकती पेन को। तो इट मीन्स के आपकी जो मॉर्फिन है उसका जो डिग्री टू विच द एनाल्जेसिक इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। तो मॉर्फिन ज़्यादा पोटेंट है आपके एस्पिरिन से। तो ये उसकी एक एफिकेसी है और साथ पोटेंसी भी है। तो ये आपका एक ड्रग पोटेंसी और एफिकेसी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंबाइंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कि जब हम दो से ज़्यादा या दो ड्रग्स देते हैं तो वो किस तरह आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट आता है, कंबाइंड इफ़ेक्ट क्या आता है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सिनर्जिज्म हो सकता है, कि एक ड्रग जो है वो दूसरी ड्रग के साथ जब दी जाती है तो एक ड्रग दूसरी ड्रग का जो अफेक्ट है उसको इंक्रीज़ कर दे। अब इसमें जो है वो दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि एडिटिव इफेक्ट आए सिनर्जिज्म के अंदर, मींस के जो ड्रग एक ड्रग ए है और एक ड्रग बी है, दोनों को कॉम्बिनेशन में दिया, इन दोनों का जो इंडिविजुअल इफेक्ट आना था, अगर हम एक देते ड्रग ए और इसका जो इफेक्ट आना था, और अगर हम ड्रग बी को अलग से देते तो इसका जो इफेक्ट आना था, तो जब हमने इनको कंबाइन किया है तो अफेक्ट भी दोनों का कंबाइन हो गया। जितना अफेक्ट इंडिविजुअल था उन्हीं इफेक्ट्स को हम प्लस करेंगे तो इनका जो इफेक्ट आएगा वो एडिटिव इफेक्ट आएगा। सेकंड केस एक ये भी हो सकता है कि सुप्रा एडिटिव इफेक्ट आया आपका, ठीक है। मींस के ड्रग ए और बी का जो इंडिविजुअल इफेक्ट था, जब उनको कंबाइन किया है तो जो अफेक्ट है वो जो प्रोड्यूस हुआ वो उससे ज़्यादा हुआ जितना उनका इंडिविजुअल था। एडिटिव में क्या है कि जितना वो ड्रग ए प्रोड्यूस करता अगर अकेली दी जाती और ड्रग बी भी अलग से अकेली दी जाती, तो जो उनका इफेक्ट आता जब उनको कंबाइन किया तो उनका कंबाइंड इफेक्ट उतना ही आया इक्वल, ठीक है, जो प्लस हो के आता। लेकिन सुपर एडिटिव में ये है कि ड्रग ए और ड्रग बी का जो कंबाइंड इफेक्ट जो अलग से इफेक्ट था, इसका भी इंडिविजुअल इफेक्ट और इसका भी जो इंडिविजुअल इफेक्ट है, अगर हम इनको प्लस करें, मींस कि इनको कॉम्बिनेशन में दें और इनका जो इफेक्ट है वो प्लस करें, तो वो जो असल में इफेक्ट आ रहा है वो इस दोनों के इफेक्ट को प्लस करने से ज़्यादा आएगा। तो इसको हम कहते हैं सुपर एडिटिव जो है वो सिनर्जिज्म हो गई है। उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर हम कंबाइन करते हैं तो एंटागनिज्म भी हो सकती है। मींस के एक ड्रग दूसरी जो ड्रग है उसके जो इफेक्ट है या एक्शन है उसको ख़त्म कर दे या रिड्यूस कर दे, ख़त्म कर दे या रिड्यूस कर दे दूसरे ड्रग के इफेक्ट को। ये किस किस तरह हो सकती है? फिज़िकल एंटागनिज्म हो सकती है, जिस तरह चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल ड्रग को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर ले अगर, तो ड्रग जो है वो जो उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन है सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो ये फिज़िकली उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है ड्रग के साथ, तो इसको हम फिज़िकल एंटागोनिज्म कहते हैं। इसके बाद केमिकल एंटागोनिज्म क्या होता है? मींस के ड्रग्स को कंबाइंड फॉर्म में दिया, दोनों ड्रग्स जो हैं वो
केमिकली आपस में इंटरेक्ट कर गई हैं, जिससे जो उनका इफेक्ट है वो रिड्यूस हो गया या फिर ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग के साथ जो है वो कम्प्लेक्स बना लेते हैं और वो इनसोल्यूबल कम्प्लेक्स बनता है, तो ना वो सोल्यूबल होंगे, ना एब्जॉर्ब होंगे, ना इफेक्ट आएगा बॉडी में। तो ये केमिकल एंटागोनिज्म है। थर्ड पे है फंक्शनल एंटागोनिज्म, कि जो दोनों ड्रग्स हैं वो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं, और डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं उनके, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। मींस एक ड्रग जो है वो बढ़ा रही थी ब्लड प्रेशर को, दूसरी ने ब्लड प्रेशर को कम करना था, ठीक है। डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन जो इफेक्ट है वो एक दोनों का जो आपस में वो ऑपोजिट है, एक बढ़ा रही है और एक कम कर रही है। तो उसमें भी जो एंटागोनिज्म हो रही है वो फंक्शनल एंटागोनिज्म हो रही है। एक का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा, दूसरे का अबॉलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। और लास्ट पे एक फोर्थ पॉइंट है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कि अगर हमने एंटागोनिस्ट दिया है, वो रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर गया है और उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, उसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है, तो जो एगोनिस्ट है, जो साथ हमने कॉम्बिनेशन में ड्रग दी थी वो एगोनिस्ट थी, बट वो एगोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि अब एंटागोनिस्ट ने उसको बाइंड किया हुआ है। तो एगोनिस्ट को वहाँ पे वो बाइंड नहीं करने देगा। इसको हम कहते हैं रिसेप्टर एंटागोनिज्म, कि रिसेप्टर के लेवल पे इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। और ये भी कम्पिटिटिव हो सकती है कि अगर रिसेप्टर पे एक ही साइट है, और नॉन कम्पिटिटिव हो सकती है कि रिसेप्टर पे अगर डिफरेंट साइट्स हैं तो वहाँ पे डिफरेंट साइट पे इंटरेक्शन है, तो वो नॉन कम्पिटिटिव है। बट अगर एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट ने सेम साइट पे बाइंड करना है तो उसमें एक कंपटीशन आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, तो वो भी ये इसमें कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव यहाँ पे भी अप्लाई होगा। देयर आर सम फैक्टर्स जो मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन को। ड्रग एक्शन को किस तरह मॉडिफाई किया जा सकता है? वो क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, मींस के कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो सकती है उन फैक्टर्स की वजह से, या फिर अफेक्ट में कम या ज़्यादा हो सकती है, तो वो क्वालिटेटिव जो है वो अपना फैक्टर एक क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन करता है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? उसमें फर्स्ट वन है बॉडी साइज़, ठीक है। बॉडी साइज़ में कोई बंदे जो हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, कुछ की लीन बॉडी होती है, तो उस लिहाज से, क्योंकि अब जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना वो हर किसी में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं, तो अगर आप डोज कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं बॉडी साइज़ की बेस के ऊपर, तो वो आप इंडिविजुअल डोज किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि बॉडी वेट केजी के अंदर और डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय जो एवरेज एडल्ट डोज उस ड्रग की चल रही होगी, तो उससे आप एक डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए तो आप बॉडी सरफेस एरिया जो है उसको यूज़ कर सकते हो। बॉडी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 1.7 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज अडल्ट डोज के साथ। सेकंड फैक्टर है एज का। बच्चों में क्योंकि डोज का फ़र्क होता है अडल्ट से, तो अगर हम चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उनकी एज ओवर एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय जो भी अडल्ट की डोज है, ये है यंग्स का फार्मूला। और इसी चाइल्ड डोज के लिए एज ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, ये डिलिंग्स का फार्मूला था। तो ये अब आप एज इट इज़ जो है वो याद करने पड़ेंगे फार्मूलाज।
देन सेक्स की बेस पे क्या होता है कि फ़ीमेल का जो बॉडी साइज़ है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और उनमें प्रेगनेंसी का भी एक फैक्टर होता है। और कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो मेल्स में आते हैं किसी ड्रग के, फीमेल्स में नहीं आते। तो ये इस तरह भी इनका भी जो ये जो फैक्टर है भी मॉडिफाई करता है ड्रग के एक्शन को। दैन जेनेटिक्स हैं कि जो जीन्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के, एंजाइम्स के, प्रोटीन्स के डिफरेंट वो कितने एक्सप्रेस्ड हैं, किस में कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, कंसंट्रेशन एंजाइम्स की कितनी है, प्रोटीन्स की कितनी है, वो भी वेरी करती है। तो ये भी एक फैक्टर है। देन स्पीशी या रेस, रेस में है कि जो ब्लैक बंदे होते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं, उनको एट्रोपिन का जो ड्रग है उसकी डोज जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है उसके एक्शन के लिए। और स्पीशी में जैसे रैट्स हैं और रैबिट्स हैं, इन दोनों में भी फ़र्क है, तो इनके अंदर भी डोजिंग का जो है वो फ़र्क आएगा। देन रूट भी अफेक्ट करता है ड्रग एक्शन को। और देन साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक आता है, उसमें क्या है कि आपका जो प्लेसिबो इफेक्ट है, मींस कि एक मेडिसिन है उसके अंदर कोई भी ड्रग नहीं है, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, बट वो इस तरह बनाई हुई है, उसकी शक्ल सूरत हर चीज़ उसकी पैकेजिंग इस तरह की है कि वो लगती है कि ये ड्रग है, बट ड्रग होती नहीं है। ठीक है, मेडिसिन है नहीं लेकिन लगती ऐसी जैसे मेडिसिन है। तो जब वो कोई बंदा लेता है ना, किसी पेशेंट को देते हैं, तो अगर उसका जो माइंड है वो ये समझता है कि ये ड्रग है, तो उसका भी उसको अफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि अगर एक पेशेंट समझ ले कि इस मेडिसिन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना, तो बहुत चांसेस हैं कि उसको उस मेडिसिन से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए था। और अगर एक बंदा कहे कि मुझे फ़र्क पड़ेगा इस मेडिसिन से, तो बहुत चांसेस हैं, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर वहाँ पे है कि उसको इफेक्ट उसका ज़्यादा है या अच्छा इफेक्ट है। तो लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि ड्रग कोई कुछ नहीं होता, ड्रग नहीं होती, सिर्फ एक मेडिसिन की तरह दिखने वाली चीज़ होती है कि जो प्रॉपर लगती है ऐसे जैसे मेडिसिन है, ड्रग है, लेकिन वो ड्रग उसके अंदर होती नहीं है। तो वो दी जाती है पेशेंट को, और पेशेंट समझता है कि ड्रग है और मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो उसको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। पैथोलॉजिकल स्टेट में कोई डिज़ीज़ उसको होती है, कोई किडनी की डिज़ीज़ है, उसकी जो रीनल एक्सक्रीशन है वो इम्पेयर्ड है, लीवर का कोई मसला है, तो मेटाबॉलिज्म जो है उसका वो भी इम्पेयर्ड है। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। ये भी एक फैक्टर है कि जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। देन कुछ और अदर फैक्टर्स भी हैं, वो आप बुक से जो है वो रीड आउट कर लें, ईजी हैं बिल्कुल, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लास्ट हमारा लेक्चर होगा फार्माकोडायनामिक्स में और एडवर्स इफेक्ट्स का, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।